बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू PWS एकेडमी। तो आज हम 11 क्लास फ़िज़िक्स का जो चैप्टर 4 है उसके न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं। मगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए बिना किसी तमीद के हम चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने लगे हैं। न्यूमेरिकल है 4.1। सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट को जो है वो समझना है। ये स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट होती है कि आप जब स्टेटमेंट को समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बड़ा ही आसान होता है, मगर पहले स्टेटमेंट को तवज्जो से समझना है। अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर विद अ 40 न्यूटन फोर्स। अब देखें फोर्स जो है वो 40 न्यूटन है, तो हम लिखेंगे डेटा में F इज़ इक्वल टू 40 न्यूटन डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री डाउनवर्ड फ्राम द हॉरिजॉन्टल, यानी वो उसको हॉरिजॉन्टल जो है वो 20 डिग्री एंगल के साथ जो है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो एंगल की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री हमने लिख दिया। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स अ स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। तो वर्क हमने वर्क फाइंड करना है और जो उसने प्लाट में जो घास काटा है और वो कितने डिस्टेंस में है, वो 20 मीटर है। तो D इज़ इक्वल टू 20 मीटर हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये है कि एक बंदा जो है वो लॉन मूवर लेके घास काट रहा है और जिसके ऊपर वो फोर्स जो है वो 40 न्यूटन लगा रहा है और उसका जो एंगल है वो 20 डिग्री है। वर्क हमने फाइंड करना है। कितना वर्क किया कि जी उसने 20 मीटर जो एरिया है उसमें से उसने घास को क्या किया है, काटा है। ठीक है, तो वर्क फाइंड करना है। तो सोल्यूशन इसका ये होगा कि वर्क का फार्मूला है जी W इज़ इक्वल टू F डॉट डी। F फोर्स है, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट या उसका जो डिस्टेंस है। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। तो नेक्स्ट आ जाएगा W इज़ इक्वल टू F D कॉज थीटा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। F की वैल्यू 40 न्यूटन है और D की वैल्यू 20 मीटर है और कॉज है और एंगल की वैल्यू जो है वो 20 डिग्री है। आप ऐसा करें कि कॉस 20 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें तो ये बनती है 0.93। 20 मीटर आ जाएगा और 40 न्यूटन आ जाएगा। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क ये आ जाएगा W इज़ इक्वल टू 751.75 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जॉल के इक्वल होता है। और इसको हमने जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया टू डिजिट्स। तो ये बन गया W इज़ इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है, और न्यूटन मीटर जॉल की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो है वो वर्क की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होके आ गई है। ये जो है वर्क है। तो इस बार न्यूमेरिकल 4.2 है। अ रेन ड्रॉप, और जो रेन ड्रॉप है उसका जो मैस है M इज़ इक्वल टू 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 किलोग्राम। तो ये हमने मैस की वैल्यू लिख ली, M इज़ इक्वल टू 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 किलोग्राम। फॉल्स वर्टिकली एट अ कांस्टेंट स्पीड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब रेन के जो ड्रॉप्स हैं वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से जो है वो नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, एंड फ्रिक्शन इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर, और जिस हाइट से वो ड्रॉप रेन के गिर रहे हैं वो हाइट है 100 मीटर। तो हमने यहाँ पे हाइट लिख ली H इज़ इक्वल टू 100 मीटर। ये भी हमारा डाटा कंप्लीट हो गया। मच वर्क इज़ डन बाय, अब वो जो रेन के ड्रॉप्स गिर रहे हैं तो उन्होंने कितना वर्क किया है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, नंबर 1 ग्रेविटी के अक्रॉस, और बी में हमने फ्रिक्शन। जब देखें ना कि रेन के ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं तो ग्रेविटी जो है वो उनको ज़मीन की तरफ खींच रही है, मगर फ्रिक्शन की जो फोर्स है, जो या रेजिस्टेंस है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब हमने एक तो वर्क डन अंडर ग्रेविटी और वर्क डन अंडर फ्रिक्शन, ये हमने दो वर्क फाइंड करने हैं रेन के ड्रॉप्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए में वर्क डन बाय ग्रेविटी WG, वर्क डन बाय फ्रिक्शन WF, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम वर्क डन बाय अंडर ग्रेविटी फाइंड करेंगे, WG इज़ इक्वल टू F डॉट डी। अच्छा जी, अब ये जो D है ये H के इक्वल है, D इज़ इक्वल टू H, यानी जो जिसका हाइट है या डिस्टेंस इसको कह लेते हैं, तो D जो है वो H के इक्वल है। तो हम लिखेंगे FH और साथ में क्या आ जाएगा, cos थीटा, क्योंकि ये इसकी क्या थी, वेक्टर फॉर्म थी। अच्छा जी,
अब हम जानते हैं कि F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg। तो F की जगह क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा, और H की जगह H आ गया, cos थीटा आ गया हमारे पास। M की वैल्यू जो है वो 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 किलोग्राम है। G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हाइट जो है वो 100 मीटर है। ठीक है। अच्छा जी, अब एंगल की अगर हम बात करते हैं cos थीटा, तो यहाँ से देखें कि ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, रेन के ड्रॉप्स जो हैं वो भी डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो दोनों एक पैरेलल जा रहे हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो cos 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है ये तो फैक्टर 1 हो गया, बस हमने इसी ही को मल्टीप्लाई किया है। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया WG इज़ इक्वल टू 0.03283 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और फर्दर हमने इस यूनिट को जो है वो सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमने मीटर लिखा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर लिखा। तो अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये न्यूटन के इक्वल होता है, और मीटर वैसे आ गया तो न्यूटन मीटर आ गया, तो न्यूटन मीटर किसके इक्वल है, जॉल के इक्वल होता है। तो इसी तरह ये वर्क आ गया जी, WG इज़ इक्वल टू 0.0328 जॉल आ गया। तो ये वर्क डन जो है वो अंडर ग्रेविटी है। समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब हमने फाइंड करना है वर्क डन अंडर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, रेन के ड्रॉप्स नीचे की तरफ हैं, ज़मीन की तरफ नीचे आ रहे हैं, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो अब इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 80 डिग्री बनेगा जब दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के एंटी पैरेलल डायरेक्शंस होती हैं, यानी एक ऊपर जा रही है एक नीचे आ रही है, तो इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो वैसे ही अब हम वर्क फाइंड कर रहे हैं अंडर द फ्रिक्शन, तो हम लिखेंगे WF इज़ इक्वल टू F डॉट H। H हाइट है, F फ्रिक्शन है। अच्छा जी, तो हमने F लिख लिया, H लिख लिया, और cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और जो 180 होता है cos 180 -1 के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास -FH। जैसे कि हम जानते हैं कि F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg, तो F की जगह क्या आ जाएगा जी, mg, और H की जगह H आ गया। फर्दर वही करेंगे कि जी हम M की वैल्यू पुट कर देंगे, G की वैल्यू पुट करेंगे, H की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वर्क डन अंडर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। तो इस तरह हमने इस न्यूमेरिकल में वर्क डन अंडर ग्रेविटी फाइंड किया और फ्रिक्शन फाइंड किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो को पॉज करें और न्यूमेरिकल को नोट। न्यूमेरिकल है 4.3, 10 ब्रिक्स ईच 6.0 सेंटीमीटर थिक एंड मैस 1.5 किलोग्राम। अच्छा जी, 10 ईंटें हैं और हर ईंट की जो थिकनेस है, जो उसकी थिकनेस है वो 6.0 सेंटीमीटर थिक है वो। ठीक है, तो थिकनेस से मुराद क्या है, उसकी हाइट को कहते हैं। ठीक है, हाइट है, और मैस जो है वो 1.5 किलोग्राम की एक ईंट है। ठीक है, तो हमने जी नंबर ऑफ ब्रिक्स को लिखा जी n इज़ इक्वल टू 10 है। हाइट क्या जी 6.0 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.06 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, लाई फ्लैट ऑन अ टेबल, यानी टेबल के ऊपर हम जो है वो ये एक ईंट है, इसके ऊपर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, इसी तरह 10 ईंटें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जोड़ ली गई हैं। ठीक है, अब हर का एक ईंट का मैस है 1.5 किलोग्राम, और हर ईंट की जो थिकनेस है वो कितनी है जी 0.06 मीटर होगी, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉक दैम वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। अगर हम एक ईंट को दूसरी ईंट के ऊपर रखें और इसी तरह 10 ईंटों को जोड़ें तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क किया कि हमने एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट को रखा और इसी तरह 10 ईंटें रखी, तो कितना वर्क करना पड़ा। अब ये वर्क हमने फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले अब आपने तवज्जो करनी है कि वर्क हमने फाइंड करना है 10 ईंटें जो हमने एक दूसरे के ऊपर जोड़ी हैं। तो अगर हम एक ईंट रखें तो इसके ऊपर जो वर्क डन है वो तो ज़ीरो होगा, क्योंकि वो तो वैसे ही पड़ी है, उसको तो हमें नहीं ना उठाना पड़ा, वो वैसे ही पड़ी है। फिर हमने क्या किया, उस ईंट के ऊपर एक दूसरी ईंट रख दी, पहली ईंट। ठीक है, W2 ईंट रख दी। अब इसका जो वर्क होगा, पहली और उसके बाद दूसरी ईंट रखी तो इसका वर्क क्या होगा, W2। ठीक है, और अब हमारे पास 1 वर्क डन हुआ है। ठीक है, यानी और फिर दूसरी के ऊपर जब तीसरी रखी तो अब वर्क डन 2 हुआ, और ईंट जो है वो W3 हमारे पास वर्क डन है, और हमने पास ये दूसरा वर्क हुआ क्योंकि हमने
दूसरी के ऊपर तीसरी ईंट रखी है। पहले तो हमने कोई वर्क नहीं किया, जब दूसरी रखी तो पहला वर्क और तीसरी रखी तो दूसरा वर्क हुआ। इसी तरह अब हम टोटल वर्क जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे W इज़ इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 और सो ऑन W10। ठीक है, 10 ईंटें थी तो हमारा वर्क डन भी कितना होगा, 10 होगा। नंबर 1 वर्क डन, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 और इसी तरह नंबर 10। अब जैसे कि मैंने बताया है आप लोगों को कि W1 जो है ये वर्क डन 0 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे जी MJW इज़ इक्वल टू MGH। ठीक है, वर्क जो होता है, क्योंकि वर्क का फार्मूला क्या होता है, F डॉट D होता है, तो F किसके इक्वल है जी, MG के, और D H के इक्वल है। ठीक है, तो ये तो MGH आ गया जी, W10 MGH लिख दिया, प्लस W2 जो है वो 1 MGH के इक्वल है तो 1 MGH लिख दिया, प्लस W3 जो है वो 2 MGH के इक्वल है तो 2 MGH प्लस 3 MGH। और इसी तरह अब ये देखें, अब ये W10 है, जो ये वर्क जो ईंट नंबर 10 है इसका जो वर्क है ये W10 है और ये किसके इक्वल है, 9 MGH के इक्वल है, तो ये हमने प्लस 9 MGH लिख दिया। अब हमने MGH को यहाँ से कॉमन लिया, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और 9 तक हमने क्या किया, इन नंबर्स को ऐड कर लिया, क्योंकि ये 1 है वर्क, इसके ऊपर वो W1 है, इसके ऊपर W2 है, W3 है, और ये जो 9 है ना इसके ऊपर वर्क जो है वो W10 है, 10वीं ईंट है ना। जब हम 0 से लेके 9 तक इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 45 बन जाएगा और साथ में MGH आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, M की वैल्यू पुट करेंगे, मैस की तो 1.5 किलोग्राम, G की 9.8 होती है और H जो है ये 0.06 मीटर आई और मल्टीप्लाई 45 कर देंगे तो हमारे पास ये वर्क आ जाएगा। अब हमें पता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड से क्या न्यूटन के इक्वल होता है, मीटर वैसे ही आ गया तो न्यूटन मीटर जॉल के इक्वल होता है, तो इसको हमने राउंड ऑफ करके लिख लिया 40 जॉल। तो इस तरह ये हमारा 4.3 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। इसके बाद न्यूमेरिकल जो है वो 4.4 हम करने लगे हैं, तो इसके स्टेटमेंट को ज़रा देखते हैं हम। अ कार ऑफ मैस 800 किलोग्राम, एक कार है जिसका मैस 800 किलोग्राम है, ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड उसकी है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो हमने उसका मैस लिख लिया M इज़ इक्वल टू 800 किलोग्राम और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ये है VI जो है ये 54 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 54 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 मीटर के साथ, और जो पर आवर है ये 3600 सेकंड के इक्वल होता है। तो इसी तरह जो है जब हम इसको मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। इस तरह किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। इज़ ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मीटर, तो 60 मीटर कवर करने के बाद जो कार है, यानी कार मूव कर रही है, 60 मीटर कवर करने के बाद वो रुक गई है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी ये है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, VF इज़ इक्वल टू 0 हो गई। और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया जी इसमें, D इज़ इक्वल टू 60 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना, फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार। एक तो जो उसके ऊपर ब्रेक लगाई है और वो रुकी है तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुई, तो हमने रिटार्डेशन फोर्स है वो कार की फाइंड करनी है, और हम लिखेंगे एवरेज रिटार्डेशन फोर्स इज इक्वल टू F, और ये हमने फाइंड करनी है। व्हाट इज हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, और उसकी जो मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी उसके साथ क्या हुआ वो भी हमने फाइंड करनी है, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी भी हमने उसकी फाइंड करनी है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है उसके मुताबिक जो है कि वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ MVF स्क्वायर, और इनिशियल का होता है और फार्मूले का माइनस आ गया, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास ये हाफ MVI स्क्वायर के इक्वल होती है, और ये फाइनल का आ गया। अब हम यहाँ से ये करेंगे कि हमारे पास जो है वर्क जो होता है वो F डॉट D के इक्वल होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू, इसी तरह ये फार्मूला नीचे हम लेके आ गए। अब हमने क्या किया कि यहाँ से हाफ M को जो कॉमन ले लिया, हाफ
m और ये बन गया वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को जो है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एफ डी की वैल्यू पुट कर दी, तो डी की वैल्यू 60 मीटर, हाफ मल्टीप्लाई एम की वैल्यू 800 किलोग्राम है, फाइनल वेलोसिटी 0 है और माइनस आ गया और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हमने ले लिया। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो 225 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आ गया और ये 2 जो है वो इसके साथ कट हो जाएगा, तो ये 400 किलोग्राम रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये जो 60 मीटर है इसको हमने डिवाइड कर देना है, क्योंकि हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करना चाहते हैं। तो ये होगा कि जी 60 को इधर डिवाइड कर देंगे और इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जी 400 मल्टीप्लाई 225 और साथ में माइनस का साइन आ रहा है ना, जब ये मल्टीप्लाई होंगे और इनको 60 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1500 न्यूटन, क्योंकि ये बन जाएगा किलोग्राम, यहाँ से यूनिट बन जाएगा ना, इसका यूनिट न्यूटन का बन जाएगा जी किलोग्राम, मीटर के साथ एक मीटर कट गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये न्यूटन के इक्वल होता है, तो न्यूटन आ गया। तो F इज इक्वल टू -1500 न्यूटन आ गया। ये तो आ गई फोर्स, यानी ओरिजिनल रिटार्डिंग फोर्स आ गई। अब हमने फाइंड करनी है ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें जो नेगेटिव साइन है ये तो शो कर रहा है जी रिटार्डिंग फोर्स को, तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ कार जब ब्रेक लगाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ कार डिक्रीजिंग, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिक्रीजेज एंड बिकम जीरो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो हो जाएगी, गाड़ी मूव कर रही थी तो यहाँ पे जब वो रुकी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन उसकी रुक गई तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी और उसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई और फ्रिक्शन की वजह से हीट भी जनरेट हो गई। तो इस तरह जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ये हम बाद न्यूमेरिकल हम करेंगे 4.5। 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ अ इनक्लाइन 10 मीटर हाई। एक कार है और जिसका मैस जो है वो 1000 किलोग्राम है, ठीक है, 1000 किलोग्राम है और वो एक इनक्लाइन के टॉप के ऊपर है, ठीक है, और इस इनक्लाइन की जो हाइट है वो 10 मीटर है। तो ये मैस आ गया, ये हाइट आ गई इनक्लाइन प्लेन की। टेन मीटर हाई एंड 100 मीटर लॉन्ग, और उसकी जो इनक्लाइंड की जो लंबाई है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है जी, d इज इक्वल टू 100 मीटर। तो हमने डिस्प्लेसमेंट इसका लिख दिया d इज इक्वल टू 100 मीटर। जब हम क्या करेंगे कि जी 100 मीटर लॉन्ग इज रिलीज्ड एंड रोल्स डाउन द हिल, तो जब कार यहाँ से रिलीज करेंगे तो वो नीचे की तरफ जो है वो रोल करेगी। व्हाट इज इट्स स्पीड एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन ऑफ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज 480 न्यूटन। तो वो ये कहता है कि जब यहाँ से कार को हम छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ मूव करेगी, जब मूव करेगी तो जी बॉटम के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे हमने उसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, कार की वेलोसिटी को फाइंड करना है बॉटम के ऊपर। जबकि जब ये मूव करेगी तो जो रिटार्डिंग फोर्स है वो F इज इक्वल टू 4800 न्यूटन है। तो अब हम क्या करेंगे जी, सोल्यूशन के लिए हम ये करेंगे कि फाइंडिंग में तो हमने जी इसकी वेलोसिटी को देखना है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी को हम फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए जी हम क्या करेंगे जी, वेलोसिटी को हमने क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। इसके सोल्यूशन के लिए ये होगा कि यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो जैसे जैसे कार नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन है क्योंकि इस सरफेस की कोई ना कोई फ्रिक्शन भी है। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh के इक्वल होता है और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस fd, यानी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है ये हमारे पास fd आ गया, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो होता है वो w इज इक्वल टू fd के इक्वल होता है, f डॉट d के इक्वल होता है। चलें जी, अब हमने उसी फार्मूले को यहाँ पे लेके आ गए, mgh लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन हमारे पास है
अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब हमने क्या किया कि एफ डी को दूसरी साइड पे लेके चले गए हम लेफ़्ट साइड पे, तो ये इधर पॉजिटिव था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एम जी एच माइनस एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम की वैल्यू पुट कर दी, जी की वैल्यू पुट कर दी, एच की वैल्यू पुट कर दी, माइनस एफ की वैल्यू पुट कर दी और साथ में डिस्प्लेसमेंट की 100 वैल्यू पुट कर दी और सामने लिख दिया जी इज इक्वल टू हाफ एम की वैल्यू फिर वही पुट होगी और वी स्क्वायर हो गया। जब हम इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीन वैल्यूज़ को, तो ये आंसर आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 50,000 और इसको हम जो है वो इसके साथ जो जब हम काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 0, तो ये 500 और साथ में वी स्क्वायर आ गया। अब हम 500 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 0 के साथ 2 0 कट गई, तो 5 1 डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 100 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 100 आ गया और वी स्क्वायर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल और 100 का स्क्वायर रूट जो होता है ये 10 के इक्वल होता है, तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यानी जब कार जो है वो इस इनक्लाइंट से जब इस बॉटम के ऊपर आ जाएगी तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी जो होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि जबकि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल जो था ये 4.5 था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। इसके बाद न्यूमेरिकल 4.6 हम करेंगे। 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ रेजरवायर। एक रेजरवायर है, उससे हम जो वाटर को पंप कर रहे हैं उस वाटर का जो वॉल्यूम है वो है 100 मीटर क्यूब। तो मैंने लिख दिया वॉल्यूम v इज इक्वल टू 100 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमने क्या करना है जी, ये वाटर का वॉल्यूम है। पम्प्ड फ्रॉम अ रिजर्वायर इनटू टैंक 10 मीटर हायर, यानी एक रिजर्वायर है उससे जो पानी एक टैंक में जो है वो पंप किया जा रहा है इस रिजर्वायर से इस टैंक के अंदर। इस टैंक की जो हाइट है ये कितनी है जी, ये 10 मीटर है, तो हाइट ऑफ टैंक हमने लिख दी h इज इक्वल टू 10 मीटर लिख दी। हायर देन द रिजर्वायर इन 20 मिनट, और उसको जो फिल करने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा, 20 मिनट। 20 मिनट को हमने जी सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 20 मल्टीप्लाई 60, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 1200 सेकंड हमारे पास टाइम आ गया। इफ़ डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, रो इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अच्छा जी, अब हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक, जब हम रिजर्वायर से वाटर को पंप टैंक में लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ये हमने देखना है। उसके बाद द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप, और पंप ने कितनी पावर जो है वो डिलीवर्ड की है, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जी द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पानी को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो अब हम जो है वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच के इक्वल होती है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच के इक्वल होती है। अब जी की वैल्यू भी है, एच की वैल्यू भी है, एम की वैल्यू नहीं है। तो एम की वैल्यू बनाने के लिए, क्योंकि एम की वैल्यू होगी तो हम इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकेंगे, तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे डेंसिटी का, रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एम तो हमने फाइंड करना है मगर वॉल्यूम है हमारे पास, ये देखें ना 100 मीटर क्यूब है, तो अब हम वॉल्यूम को रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रो मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस। हाँ जी, डेंसिटी की वैल्यू जो हमारे पास है जी 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, और वॉल्यूम की जो है वो 100 मीटर क्यूब है। तो जब ये आप ये मीटर पर मीटर क्यूब और मीटर क्यूब कट गए, 1100 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 1 लाख, ठीक है, किलोग्राम आ जाएगा जी मैस। ठीक है जी, ये मैस आ गया। अब इस मैस की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये देखें इसी फार्मूले में हमने क्या किया, यहाँ पे एम की वैल्यू पुट कर दी और साथ में जी की वैल्यू और साथ में एच की वैल्यू, इनको जब मल्टीप्लाई किया तीन वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आंसर आ गया इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 जॉल।
तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आया है वो ये है। पोटेंशियल एनर्जी तो जी फाइंड हो गई, मगर उस पंप ने पावर्ड कितनी डिलीवर्ड की है, इस पावर को हमने फाइंड करना है पॉइंट बी को। तो इस पॉइंट बी को फाइंड करने के लिए जी द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप, तो पावर का फार्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम, ठीक है। तो वर्क W से टाइम T से रिप्रेजेंट किया जाता है, मगर जो वर्क है ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। वर्क किसके इक्वल है जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, P लिख देंगे, और टाइम वैसे टाइम आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ रही है जी, mgh के इक्वल आ रही है, और नीचे वैसे टाइम आ गया, तो हमने लिखा P इज इक्वल टू mgh ओवर T, क्योंकि P पावर है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये PE है, और PE किसके इक्वल है, mgh के इक्वल है, और टाइम आ गया, क्योंकि वर्क जो है ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है आप लोग। अच्छा जी, mgh ओवर टाइम है, तो m की वैल्यू 9.8 है, g की वैल्यू जो है mgh, हाँ बल्कि इसकी तो वैल्यू कैलकुलेटेड है हमारे पास, क्योंकि पीछे हमने कैलकुलेट किया जी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसकी वैल्यू ये है। तो mgh की जगह पे ये वैल्यू लिखें जी 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जॉल, ये टाइम आ गया हमारे पास। तो जब हम इसको जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8166.6 जॉल पर सेकंड, ठीक है। तो ये जो जॉल पर सेकंड है ये वॉट के इक्वल होता है, 1 जॉल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वॉट। ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जॉल पर सेकंड वॉट के इक्वल आ गया, और इसको हमने क्या किया कि साइंटिफिक फॉर्म में लिख लिया कि डेसिमल पॉइंट को, यहाँ से डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ पे लेके आ गए, तो 3 डिजिट हमने मूव करवाया है राइट टू लेफ्ट। तो हमारे पास जो बनेगा 8.16 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्योंकि 3 डिजिट मूव किया, यहाँ से मूव करके यहाँ पे लेके आ गए, और जॉल पर सेकंड जो है वो वॉट के इक्वल होता है। और ये जो 10⁻³ है ये किलो प्रीफिक्स के इक्वल होता है, जो किलो प्रीफिक्स होता है ये 10⁻³ के इक्वल होता है। तो इसकी जगह के आ गया, वॉट वैसे आ गया, और इसको हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया 1 की जगह 2। 8.2 किलो वॉट जो है ये पावर है जो पंप ने डिलीवर्ड की है, जो रिजर्वायर से वाटर को टैंक में लेके जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। वीडियो को पॉज करें, न्यूमेरिकल को नोट करें। पहले ये ऐसा करें कि आप लोग जो है पहले इस साइड को नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, अब फिर जो है वो इस साइड को नोट करें। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं 4.7। 4.7 न्यूमेरिकल ये है, अ फोर्स ऑफ थ्रस्ट ऑफ 400 न्यूटन। तो फोर्स जो है ये F इज इक्वल टू 400 न्यूटन है, इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन। रोड फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जी इतनी फोर्स की ज़रूरत है। एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रॉपलिंग इन ऑटोमोबाइल एट, ठीक है। और जो ऑटोमोबाइल है अब उसके मूव कर रही है जी, ऑटोमोबाइल की जो वेलोसिटी है V इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर है, और जब ये इस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो आगे एयर रेजिस्टेंस होगी, तो रोड फ्रिक्शन भी है, एयर रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। व्हाट पावर किलोवाट मस्ट बी इंजन डेवलप। तो इंजन जो है वो कितनी पावर जो है वो डेवलप करेगा कि वो रोड फ्रिक्शन को भी ओवरकम कर रहा है और एयर रेजिस्टेंस को भी जो है वो ओवरकम कर रहा है। तो हमने जी पावर फाइंड करनी है इंजन की। सबसे पहले तो जी फोर्स की वैल्यू मैंने ये लिख दी, उसके बाद जो कार की वेलोसिटी है ये 80 किलो पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 80 मल्टीप्लाई 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड। तो ये जी इसको हमने सॉल्व करके ये वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड यानी किलोमीटर पर आवर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। पावर हमने फाइंड करनी है, पावर जो है वो फाइंड करनी है। अब पावर जो होती है ये वर्क डन ओवर टाइम हमारे पास होता है, ठीक है। तो वर्क जो है F.D के इक्वल होता है, ओवर टाइम आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो होता है ये वेलोसिटी के, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये फार्मूला है, तो D ओवर T जो है ये V के इक्वल है, तो हम यहाँ पे F.V लिख देंगे। अब F की वैल्यू 400 न्यूटन है, V की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जी
8888 न्यूटन मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब जो जॉल पर सेकंड होता है, अब जो न्यूटन मीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा। न्यूटन मीटर जो होता है ये जॉल के इक्वल होता है। न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है? जॉल के इक्वल होता है। और साथ में अब जॉल सेकंड बन जाएगा। जॉल सेकंड जो होता है ये वॉट के इक्वल होता है। तो ये दो यूनिट आप लोगों ने याद रखने, कन्वर्ट हो गए। तो जॉल पर सेकंड जो है ये वॉट के इक्वल होता है, तो वॉट आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जी डेसिमल पॉइंट को जी यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया जी यहाँ पे। जब यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो ये 8.9 यानी राउंड ऑफ किया तो 9 बन गया। और डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हमने लिख दिया 10⁻³ वाट। और जो 3 है ये किलो के इक्वल होता है, तो 8.9 किलो वाट हमारे पास पावर आ गई। यानी ये उस इंजन की जो पावर है जो एयर रेजिस्टेंस और रोड फ्रिक्शंस को जो है वो ओवरकम कर रहा है। ठीक है, तो उसकी जी 8.9 किलो वाट पावर है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो वीडियो को पॉज करें और इस न्यूमेरिकल को नोट करें। चलो जी बच्चों, बच्चा पार्टी 4.8 न्यूमेरिकल हम करने लगे हैं। और ये न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट ही होती हैं, सारे न्यूमेरिकल्स करने चाहिए अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। तो 4.8 न्यूमेरिकल है कि हाउ लार्ज आ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी जी फाइंड करनी है। एफ के साथ सवालिया निशान आ जाएगा जी, फोर्स तो फाइंड करनी है। हाउ लार्ज आ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी जबकि उसका मैस है m = 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ किलोग्राम। तो ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड, यानी इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो रेस्ट से उसको जो है वो मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी वो तो हमने फाइंड करनी है। तो रेस्ट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? v(i) = 0। तो इतनी स्पीड वो गेन करेगा जब, तो ये जो स्पीड होगी ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। और हम लिखेंगे Vf = 2.0 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5.0 सेंटीमीटर, और वो जो उसका डिस्टेंस है जो कवर करेगा इलेक्ट्रॉन वो कितना है जी? d = 5.0 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड किया तो 0.05 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। फाइनल वेलोसिटी भी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, मैस भी आ गई, फोर्स फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास आ गया। तो उम्मीद है कि स्टेटमेंट आप लोगों को समझ आ गई कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना जो रेस्ट में पड़ा और उसका मैस ये है, तो कितनी फोर्स लगाएंगे कि जी उसकी स्पीड जो है वो इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये हो जाएगी। ठीक है, तो वो फोर्स हमने फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। तो W इज इक्वल टू जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया। जब ये सारा फैक्टर 0 हो गया तो हम लिखेंगे F.D इज इक्वल टू हाफ mv/f²। डी की वैल्यू जी 0.05 मीटर है। मैस की वैल्यू पुट कर दी, वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू का स्क्वायर ले लिया। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और ये वैल्यू वैसे ही आ रही है नीचे। जब हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1.82 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह ये साथ में मैं सॉल्व कर रहा हूँ यूनिट को। हम फिर क्या करेंगे जी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को इधर डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे यानी क्रॉस डिवाइड हो जाएगी इसके साथ। जब डिवाइड होगी, क्योंकि हम एफ फाइंड करना चाहते हैं तो डी की वैल्यू को इधर डिवाइड करेंगे। जब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15। इसको कैलकुलेटर पे साथ करते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ से मीटर के साथ 1 मीटर कट गया तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये बाय न्यूटन के इक्वल होता है। तो इसकी जगह न्यूटन आ गया। तो फोर्स है F = 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। नोट करें जी वीडियो पॉज करके, शाबाश। अब हम न्यूमेरिकल करने लगे हैं जी 4.9। तो जी पूरी तवज्जो से समझिएगा इसको कि
डाइवर वेट 750 न्यूटन डाइव्स फ्रॉम अ बोर्ड। ठीक है, डाइवर का जो वेट है W इज इक्वल टू 750 न्यूटन है। अच्छा जी, डाइव्स फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ 100 मीटर 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ पूल। एक पूल है, उसके सरफेस से जो उस की जो हाइट है, डाइवर जिस तख्ते के ऊपर खड़ा है उसकी जो हाइट है वो कितनी है जी? 10 मीटर है। 10 मीटर की हाइट के ऊपर तख्ता है, उसके ऊपर डाइवर खड़ा और वो एक पूल में उसके ऊपर से नीचे छलांग लगा रहा है। तो उसकी जो हाइट H1 है ये कितनी है जी? 10 मीटर है, क्योंकि ये टोटल हाइट है उसकी। ठीक है, द सरफेस ऑफ द पूल ऑफ वाटर यूज। अच्छा जी, ये 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ पूल ऑफ वाटर, यानी पूल ऑफ वाटर के सरफेस से 10 मीटर हाई है, तो ये H1 होगा, ये 10 मीटर आ जाएगा। यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू फाइंड हिट स्पीड। स्पीड हमने फाइंड करनी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे जब वो खड़ा होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी, जब नीचे आएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है। जब इस तख्ते के ऊपर वो खड़ा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, जब छलांग लगाएगा तो वही वेलोसिटी होगी, तो वो फाइनल होगी, वो फाइंड करनी है हमने। यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू फाइंड हिज स्पीड एट अ पॉइंट 5.0 मीटर। हाँ जी, जब हाइट तो टोटल 10 मीटर है, जब उसकी आधी हाइट होगी तो आधी हाइट क्या होगी इसकी जी? 5.0 मीटर होगी। 5.0 मीटर होगी। जब इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आएगा तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ये फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब द वाटर सरफेस निगलेक्ट एयर फ्रिक्शन। अब नीचे जब आएगा तो एयर फ्रिक्शन भी होगी, मगर उसको नज़रअंदाज करना है, उसको नहीं देखना। सिर्फ हमने इस हाइट H2 के ऊपर उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और वो क्या है? H2 इज इक्वल टू 5 मीटर, और ये इसके सेंटर में आएगा। हो सकता है कि वो यहाँ का कह दे जी, जब वो उसकी जी हाइट 6 मीटर हो तो वो फिर 6 मीटर H2 बन जाएगा, कोई भी हो सकती है, मगर यहाँ पे उसने 5 मीटर का है। तो यहाँ पे जो इस हाइट के ऊपर उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, ये फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन के लिए जी हम फार्मूला लगाएंगे, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और भाई हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है बच्चों। जब यहाँ से ये छलांग लगाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। जब छलांग लगाएगा तो मूव करेगा, मोशन होगी, तो मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है जी, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी जी। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh1 माइनस mgh2, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mvf स्क्वायर माइनस हाफ mvi स्क्वायर। ये फैक्टर हो गया जी ज़ीरो। डायरेक्ट इसको खलास करें, क्योंकि वी आई क्या है? ज़ीरो है। इनिशियल वेलोसिटी इस तख्तेदार के ऊपर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो गया फैक्टर। अब हाफ mvf स्क्वायर हमारे पास बच गया। अब हमने यहाँ से mgh को कॉमन किया, h1 माइनस h2 आ गया। ठीक है जी, m के साथ m कट गया जी, काटो काटो, जितना जल्दी काटोगे काम आसान होगा जी। h1 माइनस h2 आ गया और हाफ mvf स्क्वायर आ गया। ये जो 2 है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2g इंटू h1 माइनस h2 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट के साथ इसका स्क्वायर खलास, वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 2g इंटू h1 माइनस h2 आ जाएगा। 2 h की वैल्यू, सॉरी g की वैल्यू, h1 की 10 है, h2 की 5 है, और साथ में वी एफ। इसको जी माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 9.899 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 9.9 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू वी एफ, तो ये फाइनल वेलोसिटी है। तो नतीजा ये निकला बच्चों कि जब हाइट h2 यानी 5 मीटर थी तो इस वक्त इस बंदे की वेलोसिटी क्या थी? 9.9 मीटर पर सेकंड। और जब ये बॉटम पे आएगा तो बॉटम पे मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी होगी। जैसे जैसे ये हाइट को लॉस्ट करेगा ये स्पीड को गेन करेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट को लॉस्ट करता है तो वो स्पीड को गेन करता है। तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। उम्मीद है कि आप लोगों को, आप प्यारे बच्चों को इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, शाबाश जल्दी से।
चलें जी 4.10 न्यूमेरिकल आ गया जी, ये करते हैं और इसके बाद इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल एंड हो जाएंगे। 4.10 है, एक शरारती बच्चा है जी, एक शरारती बच्चा। अ चाइल्ड स्टार्ट फ्राम रेस्ट, एक शरारती बच्चा रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है एट अ टॉप ऑफ अ स्लाइड, यानी स्लाइड की टॉप के ऊपर खड़ा है और जिसकी जो हाइट है वो 4.0 मीटर है। तो हमने h लिख दिया, h इज इक्वल टू 4 मीटर लिख दिया, ये हाइट है। व्हाट हिज स्पीड एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड इज फ्रिक्शनलेस, जबकि ये स्लाइड जो है ये फ्रिक्शनलेस है। बॉटम के ऊपर उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, वी एफ होगी। तो वी एफ हमने फाइंड करनी है। तो जब यहाँ पे था तो वी आई क्या थी, ज़ीरो थी इस शरारती बच्चे की। तो वी आई ज़ीरो है, वी एफ हमने फाइंड करनी है। चलें जी, एक तो ये काम हमने करना है। तो चलें जी, पहले तो हम ऐसा करते हैं कि वी एफ इसकी फाइंड करनी है। चलें पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं जी। नंबर 1 जी, हमने जी इसकी बॉटम के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करनी है। बी पे क्या फाइंड करना है कि इफ़ ही रीचेस द बॉटम, जब वो बॉटम पे रीच करता है, पहुंचता है, विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, यानी 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ये बी पॉइंट का मैं डाटा लिख रहा हूँ साथ में कि जी बॉटम के ऊपर फर्ज किया कि उसकी वेलोसिटी जो है वो वी एफ प्राइम अब हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बी पार्ट की बात करें तो वी एफ प्राइम उसकी 6 मीटर पर सेकंड है। पहले केस में हमने फाइंड करनी है ए में, इसमें उसने दी है। अब इसमें एक कंडीशन भी उसने बताई है, उस कंडीशन को देखें कि इफ़ ही रीच द बॉटम विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल एनर्जी। तो उसकी टोटल एनर्जी की कितनी परसेंटेज होगी एट द टॉप ऑफ द स्लाइड इज लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन। जबकि अब यहाँ पे फ्रिक्शन है, जब ये सरफेस फ्रिक्शन लेस होगा, सॉरी फ्रिक्शन वाला होगा, तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी तो बॉटम पे ये है। तो उस वक्त कितना एनर्जी में जो लॉस आ रहा है, ठीक है, तो वो हमने जो है वो इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जी हम ऐसा करते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी इस केस में फाइंड करते हैं ना जी, पहले जब फ्रिक्शन नहीं है सरफेस के ऊपर। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। चलें जी, ये वाला हो गया जी खलास, क्योंकि वी आई ज़ीरो है जी, ज़ीरो जी। ये रह गया फैक्टर, एम जी एच कॉमन लिया, जब ये कॉमन लिया एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू एच होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर, एम के साथ एम को खलास करो, टू जी एच इज इक्वल टू, टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू जी एच इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी कि h की जगह 4 आ गया, g की 9.8 वैल्यू होती है, 2 की जगह 2 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, 8.8 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू वी एफ। तो जब सरफेस फ्रिक्शन लेस होगा उस वक्त बॉटम के ऊपर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 8.8 मीटर पर सेकंड। अब बी पार्ट में उसने बात की कि अगर फ्रिक्शन होगी तो फिर तो उसकी वेलोसिटी जी ये है, ठीक है, वी एफ प्राइम है। तो इस वक्त हमने फाइंड करना है परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा जी, ये हमने फाइंड करनी है लॉस ऑफ एनर्जी परसेंटेज में। पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, टॉप के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एम जी एच के इक्वल है। तो कैलकुलेट करें जी, P इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू नहीं गिवन है तो एम वैसे लिख दें, जी की वैल्यू आ गई, एच की सॉरी जी की वैल्यू एच की वैल्यू मल्टीप्लाई किया तो P इज इक्वल टू 39.2 एम आ गया। एम यहाँ पे मैस की वैल्यू है। जब ये नीचे ऑब्जेक्ट है तो नीचे पे जो बॉटम पे जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम हाफ एम वी स्क्वायर और साथ में प्राइम आएगा क्योंकि हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वी प्राइम जो है वो 6 मीटर पर सेकंड है, 6 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो 36 बन जाएगा। स्क्वायर लेंगे तो 36 बन जाएगा, एम वैसे आ गया और हाफ आ गया, और इसको जो है वो इसके साथ जो है वो काट देंगे तो 13 आ जाएगा ये। तो हमारे पास सॉरी 13 नहीं, ये 2 है, ये 1 है और 18 आ जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है वो 18 और साथ में मैस की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है ये इज इक्वल टू, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अब लॉस ऑफ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये आ गई, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी जो है ये 21.2 एम आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो हमने फाइंड करना है।
तो लॉस ऑफ एनर्जी जो है ये किसके इक्वल होगा जी, लॉस ऑफ परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई 100। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना है जी, ये है 21.2 m है। और टोटल एनर्जी कितनी आई थी, टोटल एनर्जी हमारे पास जो इसकी आती है वो आती है 39.2, क्योंकि ये टोटल एनर्जी हमने यहाँ से निकाली थी इसकी, ये टोटल एनर्जी थी ना, टोटल एनर्जी। और वो जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो वो है 39.2। तो 39.2 के साथ डिवाइड m के साथ मैथ कट गया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो 54% है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।